दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन का पेपर नंबर 1 के आंसर हमने बता दिए हैं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है आपका पेपर नंबर सेकंड। आपको सेकंड पेपर के आंसर में बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर सेकंड, और पेपर नंबर सेकंड नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन है। इसके बारे में आपको पूरे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा और आप पांचों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिखेंगे और अपनी कॉपी सबमिट करके आएंगे। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर विषय के जो पेपर है उसके आंसर हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो और उनको भी आंसर उपलब्ध हो जाए। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर सेकंड के आइए आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रश्न बताएंगे कि ये 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न तो वैसे मैंने पहले बता दिए हैं, अलग से वीडियो बनाया है प्रश्न का, लेकिन आंसर में भी आपको प्रश्न इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा स्टाफ अभिकरण का अर्थ एवं प्रकार बताइए। तीसरा क्वेश्चन रहेगा पदोन्नति का अभिप्राय बताइए। ठीक है, और उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन रहेगा बजट निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। और नंबर 5वां क्वेश्चन रहेगा नौकरशाही का अर्थ बताइए। तो बिना देर किए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। सिर्फ परिभाषा पूछी है तो हम लोक प्रशासन की परिभाषा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ और परिभाषा दोनों ही अच्छे से अगर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। उत्तर डायरेक्ट देखें, लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। एक तो है लोक और दूसरा है प्रशासन। पहला शब्द है लोक और दूसरा क्या है? प्रशासन। और सामान्य रूप से लोक का अर्थ है सार्वजनिक या जनता से संबंधित, तथा प्रशासन का अर्थ है शासन करना। लोक का अर्थ क्या है? सार्वजनिक या जनता से संबंधित, और प्रशासन का अर्थ क्या है? शासन करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का सीधा अर्थ है जनता के कार्यों का संचालन करना। इसके बाद आप लिखेंगे लोक प्रशासन को और अधिक रूप से जो अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सबसे पहले प्रशासन शब्द को परिभाषित करना आवश्यक होगा। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। कौन से शब्द का? एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हिंदी अनुवाद है। यह शब्द एड और मिनिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संभालना या देखभाल करना। प्रशासन के बारे में फेलिक्स निगरी का कथन है, किसी ध्येय की सिद्धि के लिए मनुष्य और पदार्थों को संगठित करने की जो क्रिया है उसका नाम प्रशासन है। अब आपको जो लोक प्रशासन की परिभाषा है वो डॉक्टर नागपाल के शब्दों में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको लिखना है। देखिए नागपाल के शब्दों में कार्यों के सामूहिक संपादन की प्रक्रिया का नाम प्रशासन है। प्रसिद्ध विद्वान लूथर गुलिक ने प्रशासन के बारे में लिखा है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है, जिसके साथ साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इस प्रकार जब ये सामूहिक रूप से किए जाने वाले कार्य शासन द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं तो उसे लोक प्रशासन कहते हैं। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन की परिभाषाएं। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए निम्न परिभाषाएं लोक प्रशासन को अपने व्यापक तथा संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखती है। सबसे पहली परिभाषा दी है भांबरी ने। लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार दी है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार की उन विविध क्रियाओं से है जो कानून को लागू करने तथा नीति को क्रियान्वित करने के लिए संपन्न की जाती है। डॉक्टर नागपाल के अनुसार लोक प्रशासन का मतलब है शासन द्वारा जनता की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य। और डॉक्टर एल.डी. व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक राजनीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। मतलब कि लोक जो नीति है उसको पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुड्रो विल्सन ने कहा है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। इसके बाद में जो लूथर है, लूथर ने क्या लिखा है देख सकते हैं आप, उनने मोस्ट परिभाषा दी है। लूथर गुलिक ने, लोक प्रशासन विधान का वह अंग है जिसका संबंध शासन से है, अतः उसका मुख्य संबंध कार्यपालिका से है जो शासन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है, लोक प्रशासन का अर्थ है निर्णय करना, किए जाने वाले कार्य की योजना बनाना, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, संगठनों की स्थापना तथा उनमें सुधार करना, कर्मचारियों को निर्देश देना तथा उन्हें नेतृत्व प्रदान करना। साथ ही ये सरकार का ऐसा क्रियात्मक भाग है जिसके द्वारा सरकार के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार लोक प्रशासन का संबंध सरकार द्वारा संपन्न की जाने वाली समस्त क्रियाओं से है। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है ये देख सकते हैं आप। स्टाफ अभिकरण का अर्थ एवं प्रकार बताइए। जो स्टाफ अभिकरण है ना, इसका अर्थ और प्रकार दोनों में अब आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं स्टाफ अभिकरण का अर्थ और प्रकार। तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं। तो स्टाफ अभिकरण को श्रेणी अभिकरण भी कहा जाता है। एक बात और समझ लें, स्टाफ अभिकरण को क्या कहा जाता है, श्रेणी अभिकरण भी कहा जाता है। तो परिभाषा और प्रकार दोनों आपको लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सूत्र विभागों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति में अन्य इकाइयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें ही स्टाफ कहा जाता है। देखिए क्या लिखना है आपको यहाँ से, सूत्र विभागों को उनके उद्देश्यों की पूर्ति में अन्य इकाइयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टाफ यूनिट कहा जाता है। स्टाफ सूत्र विभाग के लिए योजना बनाता है, उनको सलाह देता है तथा उसकी सहायता करता है, परंतु वह आदेश नहीं दे सकता। स्टाफ अभिकरणों का मुख्य उद्देश्य प्रबंध संबंधी अथवा गृह प्रबंध सेवाएं संपन्न करना है, जिससे कि लक्ष्य फल प्राप्त हो सके। इसके बाद में और भी आपको इसमें लिखना है, स्टाफ की क्रियाएं प्रशासक को व्यक्तित्व का केवल विस्तार मात्र है। इसका अर्थ अधिक आंखें, अधिक कान तथा अधिक हाथ, जिससे कि प्रशासक अपनी योजनाएं बना सके तथा उन्हें लागू कर सके। विदेशी कार्यालयों में राजदूत, दूतावास आदि स्थापित करने ही पड़ते हैं, वह कार्य इसका सूत्र कार्य है। सूत्र कार्य को प्रशिक्षण, संभाग, अनुसंधान करने ही पड़ते हैं। अब जो स्टाफ अभिकरण है इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, और इसके बाद में स्टाफ अभिकरण के जो प्रकार है वो मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं परिभाषाएं। डॉक्टर एल.डी. व्हाइट के शब्दों में, स्टाफ उच्च श्रेणी के अधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है, जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व नहीं होते। हेनरी फेयोल के मत में यह एक सत्ता है, ये प्रबंध के विचार का एक प्रकार से विस्तार है, ताकि अपने कर्तव्यों की पूर्ति में उसे सहायता मिल सके। और मूनी के शब्दों में देखिए, स्टाफ का आशय यह है कि इससे प्रधान अधिकारी को अपनी योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने के लिए अधिक नेत्र, अधिक कान तथा अधिक हाथ सहायता के लिए प्राप्त हो जाते हैं। तो ये स्टाफ अभिकरण की परिभाषाएं हो गई। विशेषताएं पूछी नहीं है तो विशेषताएं लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ स्टाफ एजेंसी के प्रकार, देख सकते हैं। और ये प्रकार, और इसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फिफ्नर एवं फ्रेस्टस के अनुसार स्टाफ एजेंसी के दो प्रकार हैं, एक तो है सामान्य स्टाफ और दूसरा है तकनीकी स्टाफ। सामान्य स्टाफ जो सामान्यतः सलाह, सूचना संग्रहण और अनुसंधान आदि के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख कार्यकारी की सहायता करता है। सामान्य स्टाफ को बुनियादी उद्देश्य प्रमुख कार्यकारी के लिए छन्नी और चिमनी के रूप में काम करना है। तो ये आपका सामान्य स्टाफ हो जाएगा एक प्रकार, तो ये ठीक है। सबसे पहला प्रकार एक ये लिखेंगे, और दूसरा प्रकार लिखेंगे तकनीकी स्टाफ। तो तकनीकी जो मामले होते हैं उनके प्रमुख कार्यकारी को सलाह देता है और कार्यात्मक पर्यवेक्षण करता है तकनीकी स्टाफ। इसे विषय स्टाफ या कार्यात्मक स्टाफ भी कहते हैं। तो आपको इस प्रकार लिखना है। और नंबर थर्ड है सहायक स्टाफ, जो रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह सेवाएं देता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये भी आप समझ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है पदोन्नति से क्या आशय है। तो यहाँ से देखिए आप, पदोन्नति का अभिप्राय बताइए। तो इसका अर्थ क्या है, हमें सिर्फ पदोन्नति का अभिप्राय बताना है, मतलब कि अर्थ और परिभाषा लिखना है पदोन्नति का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप। अच्छे से आंसर को लिखेंगे, पदोन्नति से क्या आशय है। तो उत्तर में डायरेक्ट लिखेंगे पदोन्नति अर्थ व परिभाषा। लोक प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोत्साहन की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वे ईमानदारी और निष्ठा से काम करते रहें। इस प्रोत्साहन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पदोन्नति। पदोन्नति का सीधा अर्थ है पद में उन्नति। जब किसी कर्मचारी या लोक सेवक को अपने सेवाकाल से पहले अच्छा ऊंचा पद या उसी के अनुरूप वेतनमान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं, उसको पदोन्नति कहते हैं। डॉक्टर भांबरी के शब्दों में पदोन्नति से तात्पर्य है एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में उन्नति होना तथा उसके साथ ही कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों में भी परिवर्तन होना। और चार्ल्स वर्थ के अनुसार पदोन्नति में एक कर्मचारी निम्न स्तर से उच्च स्तर के उत्तरदायित्व को प्राप्त करता है। व्हाइट के शब्दों में, व्हाइट ने पदोन्नति की परिभाषा इस प्रकार दी है, पदोन्नति का अर्थ एक पद से किसी दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति जो उच्चतर श्रेणी का है तथा जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है। इसमें पद का नाम बदल जाता है तथा प्राय वेतन में वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं पदोन्नति की। और पदोन्नति की जो परिभाषा ये अच्छे से आप लिखेंगे, देख सकते हैं। एक और परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। विलियम जी टोरपे के अनुसार पदोन्नति पदाधिकारी के एक पद से
ऐसे दूसरे पद पर पहुंचने की ओर संकेत करती है जो उच्चतर श्रेणी या उच्चतर न्यूनतम वेतन वाला होता है। पदोन्नति का अभिप्राय है कर्मचारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि कर देना। पदोन्नति में दो बातें होती है, एक तो नया ऊंचा व पहले से अच्छा पद, और दूसरी पहले बेहतर वेतनमान, मतलब कि पहले से बेहतर वेतनमान। केवल एक बात होने से पदोन्नति नहीं मानी जाती, पदोन्नति के लिए दोनों आवश्यक हैं। तो ये आप यहाँ तक कंप्लीट लिखेंगे, आवश्यक है तक, ठीक है, आवश्यक है तक लिखेंगे और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। जो बजट निर्माण की प्रक्रिया है उसको आपको समझाना है। तो देख सकते हैं आप बजट निर्माण की प्रक्रिया। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए या फिर बजट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक लाइन में पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अपना आंसर कंप्लीट करें, ठीक है। ये उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, पूरा यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक भी लिखना है और इसके बाद यहाँ ये हेडिंग डालना है, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में वार्षिक रूप से बजट बनाया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का क्या है? वित्तीय वर्ष है। इसमें बजट निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ राज्य सरकारों के बजट अलग बनते हैं तथा केंद्र सरकार का बजट अलग बनता है। यहाँ भारत के बजट से अभिप्राय है केंद्रीय बजट से, मतलब कि केंद्र सरकार का जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम केंद्रीय बजट बोलते हैं। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, बजट बनाने का काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है, ठीक है। बजट की रूपरेखा बनाने के पश्चात उसे संसद के विचार तथा स्वीकृति के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जहां संसद उस पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर देती है और संसद की स्वीकृति के लिए उसको भेज दिया जाता है और संसद उसको क्या करती है? फिर क्रियान्वित हो जाता है वो। अब बजट की तैयारी देख सकते हैं, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ, एक स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से कंप्लीट कर ले। बजट की तैयारी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक महालेखापाल द्वारा विभागीय परीक्षण होगा, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसी का और भी, ठीक है। ये वित्त मंत्रालय द्वारा बजट निर्माण, एक पॉइंट ये भी आपको लिखना है, मतलब और भी पॉइंट है इसमें, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट निर्माण, ये पॉइंट है आपका पूरा, ठीक है। यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले अच्छी तरह से। इसके बाद में ये देखिए, अब यहाँ से आपको कंप्लीट करना है इस प्रकार। देखिए, संसद में बजट की स्वीकृति के लिए उसे निम्नलिखित परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली है बजट का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण होता है और प्रत्येक वर्ष फरवरी के जो अंतिम दिन होते हैं उसमें वित्त मंत्री बजट को किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, मतलब कि संसद के समक्ष ला के रख देता है। इसे बजट का क्या कहते हैं? इसे बजट का प्रस्तुतिकरण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट है बजट पर सामान्य चर्चा। जो बजट है उस पर सामान्य चर्चा, ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। जब संसद में बजट की प्रस्तुति के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बजट पर क्या होती है? सामान्य रूप से चर्चा होती है। सामान्य चर्चा कहाँ पर होती है? तो एक तो होती है लोकसभा में और एक होती है राज्यसभा में। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, लेखा अनुदान अवस्थी एवं माहेश्वरी के शब्दों में। लेखा अनुदान और उनके शब्दों में कुछ एक अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तीसरा पॉइंट, लेखा अनुदान क्या होता है? लेखा अनुदान ये आपका तीसरा पॉइंट है और किसके अनुसार बताया गया है? अवस्थी एवं माहेश्वरी के शब्दों में। लेखा अनुदान अनुमानित व्यय के संबंध में संसद द्वारा अग्रिम अनुदान है, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 वाला पॉइंट आप लिखेंगे, मांगों पर विवाद। प्रारंभिक चर्चा के बाद में जो संसद है उसके दोनों सदनों में बजट पर विस्तार से चर्चा होती है और ये चर्चा विभागों के अनुसार होती है। प्रत्येक विभाग की मांगों पर सदन में जमकर वाद विवाद होता है। प्रत्येक विभाग की मांगों पर मतदान होता है और मतदान में सरकार की हार होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि शासक दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है। ऐसी स्थिति में यदि मतदान में शासक दल की पराजय होती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि सरकार सदन में अपना बहुमत खो चुकी है और संसद में बजट पर विस्तृत चर्चा में करीब 1 महीना लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद में नंबर 5 जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे अच्छे से, पूरी प्रक्रिया लिखना है, एक भी ये छोड़ना नहीं है।
विनियोजन विधेयक पर विचार होता है। इसके बाद में छठा पॉइंट आप लिखेंगे वित्त विधेयक की स्वीकृति। ठीक है, वित्त विधेयक की स्वीकृति, बजट की स्वीकृति के पश्चात नए करों को लेकर एक वित्त विधेयक भी संसद के सम्मुख रखा जाता है, जिस पर संसद व राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात शासन को यह अधिकार मिलता है कि वह जनता पर नए जो कर है वो लगा सके। इस प्रकार एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात बजट पर संसद तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद बजट आम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा समस्त नई नीतियां क्रियान्वित कर दी जाती है। तो ये आपको जो छठा पॉइंट है ना, ये छठा पॉइंट आपको यहाँ तक लिखना है। छठा पॉइंट आप यहाँ तक लिखेंगे तो ये आपका पूरा जो बजट वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, इसके बाद में हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नौकरशाही का अर्थ बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि आपको ब्यूरोक्रेसी को समझाना है, ब्यूरोक्रेसी क्या है। ठीक है, क्या समझाना है ब्यूरोक्रेसी। ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही का अर्थ बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप अच्छे से यहाँ से लिखेंगे। नौकरशाही क्या है देख सकते हैं आप अच्छे से। नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के संचालन का काम सौंपा जाता है। आधुनिक युग में इस शब्द को अक्सर नकारात्मक प्रभावों से जोड़ा जाता है और प्रशासन के अमानवीकरण प्रणाली के रूप में देखा जाता है। कुछ विद्वानों ने इस प्रणाली को अक्षम और यहाँ तक कि जटिल के रूप में भी देखा है। शब्द के नकारात्मक अर्थ है क्योंकि दमनकारी शासन प्रणाली जैसे पूर्ण राजशाही को नौकरशाही का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में आगे आपको लिखना है नौकरशाही की परिभाषा। ये जो नौकरशाही की जो परिभाषा है आप यहाँ से लिखेंगे। नौकरशाही एक संगठनात्मक संरचना है जो कई नियमों की मानकीकृत प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं, डेस्क की संख्या, श्रम और जिम्मेदारी का सावधानीपूर्वक विभाजन, स्पष्ट पदानुक्रम और पेशेवर कर्मचारियों के बीच लगभग अवैयक्तिक बातचीत की विशेषता है। अब इसके बाद में मैक्स वेबर ने क्या कहा है देख लीजिए। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा संरचनात्मक रूप से सभी कार्यों को करने वाले बड़े संगठनों की ऐसी संरचना अपरिहार्य थी। इसके अलावा एक नौकरशाही संगठन में चयन और पदोन्नति केवल तकनीकी योग्यता के आधार पर होती है। आप यहाँ तक इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब नौकरशाही की जो उत्पत्ति है वो भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए नौकरशाही क्या है, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति देख सकते हैं। हाँ, इस शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जैक्स क्लाउड मेरी विंसेंट के गोरने से हुई है। हालांकि इस शब्द का पहली बार अंग्रेजी भाषा में 1818 में एक प्रसिद्ध आयरिश उपन्यासकार लेडी मॉर्गन द्वारा उपयोग किया गया था और 20वीं शताब्दी तक इस शब्द का वैश्विक उपयोग था। इसकी लोकप्रियता के लिए 20वीं शताब्दी के जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के प्रकाशन को जिम्मेदार ठहराया गया। और जो शब्द है नौकरशाही फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है। किससे बना है, ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ है डेस्क या कार्यालय, और ग्रीक शब्द फ्रैक्टोस है जिसका अर्थ क्या है, राजनीतिक शक्ति। तो ये आप यहाँ तक इसको कंप्लीट लिख लेंगे। तो ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, लिंक मैंने फेसबुक की भी दे रखी है। अगर कोई फेसबुक से कनेक्ट होना चाहता है तो फेसबुक की जो लिंक हमने अबाउट सेक्शन में दे रखी है, चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें आप जाइए तो वहाँ पर चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।